हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का जेएच एग्जाम्प्लेक्स यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एमडीसी का क्लास 4 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 लेक्चर किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और जितने भी क्लासेस हो रहे हैं सभी क्लासेस का जो पीडीएफ मटेरियल है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहां से आप जाकर के जो है वो देख लीजिएगा। पूरा नोट्स आपको एक साथ में मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कौन सा टॉपिक करने वाले हैं तो ये देख लीजिए, एमडीसी का है। और यहाँ पर हम लोग करेंगे 1.2, जहां पर यूटिलिटी एनालिसिस पर बात करने वाले हैं, यानी कि उपयोगिता विश्लेषण से संबंधित कंसेप्ट है। अब इस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। ह्रास कहने का मतलब होता है कमी। तो यहां पर देखेंगे कि सीमांत उपयोगिता में किस तरीके से लगातार कमी होते चला जाता है। देखिए, हम लोग जब भी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए वस्तुओं का उपभोग करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ वस्तु की एक इकाई उपभोग करके संतुष्ट हो गए। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान्य रूप से एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, हम अपनी भूख मिटाने के लिए एक या एक से अधिक इकाई जो है हम उपभोग कैसे करते हैं। मान करके चलिए कि यहाँ पर हम लेते हैं कि हमें 4 रोटियों का जो है वो भूख लगा हुआ है, कि हम 4 रोटी उपभोग करेंगे, हमारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर प्रत्येक रोटी की अगली इकाई से कुछ ना कुछ संतुष्टि हमें जरूर प्राप्त होता है। तो उसी तरीके से हम लोग देखने वाले हैं कि जब हम पहली रोटी का उपभोग करते हैं तो संतुष्टि कितना मिलता है, दूसरी रोटी उपभोग करते हैं तो संतुष्टि कितना मिलता है, तीसरी रोटी उपभोग करते हैं तब संतुष्टि कितना मिलता है, और इसी तरीके से जब चौथी रोटी का उपभोग किया जाता है तब हमें संतुष्टि कितना मिलता है। तो ऐसा होता है कि पहली बार जब आप किसी वस्तु का उपभोग करेंगे ना तो संतुष्टि ज्यादा मिलता है। यहां पर इसके पीछे क्या रीजन है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया हुआ था कि उपयोगिता किसे कहते हैं और उपयोगिता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, फिर आप इस वाले कंसेप्ट को देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। एक यहाँ पर रीजन हम सबसे बड़ा बता देते हैं कि क्यों हमें जो है वो पहली इकाई के उपभोग से संतुष्टि ज्यादा प्राप्त होता है। इसके पीछे का रीजन है कि हमारी जो इच्छा है या फिर वस्तु के प्रति जो हमारी लालसा है वो बड़ा तेज होता है शुरुआत में, और इसी वजह से हमारी जो सीमांत उपयोगिता होती है पहली इकाई के उपभोग से वो ज्यादा मिलता है। और फिर हम जब उसी वस्तु की अगली इकाई का उपभोग करते हैं तो संतुष्टि पहले की अपेक्षा थोड़ा कम प्राप्त होता है, और लगातार इसी तरीके से अगली इकाई जैसे जैसे हम उपभोग करते चले जाते हैं सीमांत उपयोगिता लगातार घटते चली जाती है। ठीक है, यहां पर देखिए, अब टॉपिक हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसको अंग्रेजी में हमने कहा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है मैंने कहा, इस पर लेक्चर तैयार कर दिया है, जाकर के जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां पर देखिए, सबसे पहले इस नियम के लिए आपको स्टेटमेंट लिखना है, जिसको हम लोग कथन कहते हैं। क्या कह रहा है इस नियम में, कह रहा है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आगे क्लियर करेंगे एजम्पशंस के अंदर में, यानी कि मान्यता के अंदर में हम लोग देखेंगे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किन किन मान्यताओं पर आधारित है। ठीक है, तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर एक सेंटेंस है, छोटा सा कह सकते हैं, यदि अन्य बातें समान रहे तो इसको हम लोग कहां पर क्लियर करेंगे, मान्यताओं के अंदर या फिर एजम्पशंस के अंदर। यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि उपभोक्ता जैसे जैसे किसी एक वस्तु की, ध्यान रखिएगा कि वस्तु केवल कितना है, एक है, और एक वस्तु की जैसे जैसे अधिक इकाइयां उपभोग करते जाता है उपभोक्ता, वैसे वैसे उसको अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः या फिर लगातार घटते चली जाती है। यानी कि जब पहली रोटी का उपभोग किया जाता है तो संतुष्टि ज्यादा प्राप्त होता है, रोटी की दूसरी इकाई उपभोग किया जाता है तो संतुष्टि पहले की अपेक्षा कम प्राप्त होता है, और इसी तरीके से जब तीसरी या चौथी इकाई का उपभोग किया जाता है तो पहले की अपेक्षा सीमांत उपयोगिता लगातार घटते चला जाता है। अब चूंकि सीमांत उपयोगिता में लगातार कमी हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम कहते हैं। तो स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया कि एक ऐसा उपभोक्ता है जो एक ही तरह की वस्तु को एक के बाद एक लगातार उपभोग करते जा रहा है। तो जैसे जैसे ज्यादा इकाइयों का उपभोग किया जाता है, मिलने वाला जो संतुष्टि स्तर है वो लगातार घटते चला जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब यहां पर देखिए, हेंडरसन एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने क्या कहा है
ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लिए। यहां पर इनका स्टेटमेंट या फिर डेफिनेशन ले लेते हैं। देखिए ये क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के लिए, है ना, किसी व्यक्ति के लिए किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की प्रत्येक मात्रा में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। क्या घटती जाती भाई? सीमांत उपयोगिता घटते जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति ना एक ही तरह की वस्तु को एक के बाद एक उपभोग करते जाता है, वैसे वैसे यहां पर सीमांत उपयोगिता लगातार घटते चली जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये डिफिनेशन था हेंडरसन का। अब यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले इस नियम का जिक्र किन्होंने किया हुआ था, किन्होंने ये बताया कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम होता क्या है, किन्होंने इस नियम का जिक्र किया था सबसे पहली बार? तो ये हैं जर्मनी के एक बहुत ही बड़े और फेमस अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है प्रोफेसर गॉसेन। क्या नाम है? प्रोफेसर गॉसेन। इन्होंने ही सबसे पहली बार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का जिक्र किया था। और यहां पर देखिए, इसी वजह से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गॉसेन का पहला नियम भी कहा जाता है। तो गॉसेन का दूसरा नियम भी है जिसको हम लोग कहते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम। लेकिन यहां पर अब ध्यान रखिएगा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमारा जो है वो गॉसेन का पहला नियम भी कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किन किन मान्यताओं पर आधारित है। तो सबसे पहले यहां पर देख लीजिए मान्यता क्या है। सबसे पहली मान्यता है कि उपभोक्ता विवेकशील है, यानी कि कंज्यूमर यहां पर रैशनल है। उपभोक्ता विवेकशील होने का मतलब क्या है कि यहां पर उपभोक्ता को पूरी तरीके से ये पता है कि भैया हमारे पैकेट में पैसा कितना है, ये भी जानकारी है कि कौन सी वस्तु का उपभोग करना है, ये भी जानकारी है कि कितना उपभोग करना है। तो यहां पर देखिए, इसी को बोला गया है विवेकशील उपभोक्ता या फिर रैशनल कंज्यूमर। अर्थात आप कह सकते हैं कि उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से या फिर अपनी सीमित आमदनी से अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। तो ये पहली मान्यता है कि उपभोक्ता कैसा है? विवेकशील है। अगली मान्यता देख लीजिए, दूसरी मान्यता क्या है कि उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता है। मतलब केवल ऐसा नहीं है कि किसी वस्तु की एक इकाई उपभोग किया और संतुष्ट हो गया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए एक ही वस्तु का अधिक से अधिक इकाई उपभोग करता है, यानी कि एक से ज्यादा इकाई का उपभोग यहाँ पर कर रहा है। अब देख लीजिए, इसी से संबंधित और भी कौन कौन सी मान्यताएं हैं। यहां पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की तीसरी मान्यता क्या है कि उपभोग की जो क्रिया है ना वो लगातार होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि 4 रोटी उपभोग करना चाहते हैं और पहली रोटी हमने उपभोग कर लिया है, तो जैसे ही मैंने पहली रोटी को फिनिश किया फिर हम तुरंत दूसरी रोटी का उपभोग शुरू कर देंगे। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि उपभोग की जो प्रक्रिया है, यानी कि कंजम्पशन का जो प्रोसेस है, शुड बी कॉन्टिन्यूअस, यानी कि लगातार होना चाहिए, एक के बाद एक। समय का अंतराल बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रोटी हमने जो वो सुबह में कंज्यूम किया, एक रोटी दोपहर में और फिर एक रोटी शाम के वक्त या फिर रात में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको अभी इस वक्त 4 रोटी का भूख लगा हुआ है तो एक के बाद एक लगातार आप कंज्यूम करिए, तभी आपको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम दिखेगा, अन्यथा नहीं। तो उपभोग की क्रिया यहाँ पर क्या होना चाहिए? लगातार होना चाहिए, यानी कि कंजम्पशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस। आगे देखिए, चौथा क्या कह रहा है कि उपभोक्ता का आदत, फैशन और रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका आदत बदल रहा है टाइम टू टाइम, तुरंत तुरंत। ऐसा नहीं कि उसका फैशन तुरंत तुरंत बदल रहा है। ऐसा नहीं कि उसकी रुचि जो है वो तुरंत बदलाव हो जा रहा है ना। अभी जैसे कि मान लीजिए कि समोसे उपभोग करने के बारे में सोच रहा है और तुरंत 2 मिनट बाद कहे कि नहीं, अब तो हमें रसगुल्ले उपभोग करने का मन कर रहा है या फिर गुलाब जामुन उपभोग करने का मन कर रहा है। इस तरीके से जो है यहाँ पर उसकी रुचि में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए अगली मान्यता क्या है। अगली मान्यता कह रहा है कि उपभोक्ता की मानसिक दशा, यानी कि मेंटल स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहां पर मेंटल स्टेटस को बिल्कुल कांस्टेंट मान चुका है। यह मान लिया गया है कि जैसा मानसिक दशा के साथ उपभोक्ता ने पहली इकाई का उपभोग किया था, वैसा ही अगली इकाइयों का भी वो उपभोग करेगा। ऐसा नहीं कि खाते खाते जो वो उपभोक्ता पागल हो गया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। होता है ना कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो नशीली वस्तुएं होती है, कह लीजिए कि जैसे कि भांग या शराब वगैरह होते हैं, तो इसको आप जो है उपभोग कर लेते हैं तो फिर आपकी मानसिक दशा जो है वो थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की जो मानसिक दशा है वो बिल्कुल स्थिर मान लिया गया है।
अब यहां पर अगली मान्यता कौन सी है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, कौन सी मान्यता है भाई, कह रहे हैं कि उपभोग की जाने वाली वस्तु, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयां, मात्रा और गुण एक समान होना चाहिए। देखिए, वस्तु जो भी होगा उसकी सभी इकाइयां समरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रोटी का साइज इतना है तो दूसरी रोटी बहुत बड़ा तैयार कर दिया गया है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। यानी कि उपभोग की जो यहाँ पर वस्तु का चयन किया गया है, उस वस्तु की सभी इकाइयां, उसकी मात्रा और उसका गुण एक समान होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि गुण समय के अनुसार तुरंत तुरंत बदल रहा है, जैसे कि एक रोटी आपने जो है शेप तो वही रखा, दूसरी रोटी का भी शेप वही रखा, लेकिन यहां पर ऐसा ना हो जाए कि एक रोटी आपने जो वो वैसे ही तैयार कर दिया और दूसरी रोटी को जो घी डाल करके या फिर तेल डाल करके आप तैयार कर रहे हैं, तीसरी रोटी में जो आप नमक डाल करके तैयार कर रहे हैं, इस तरीके से बदलाव आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी कि हर एक रोटी का साइज, शेप सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, उसमें जो स्वाद है या फिर उसका जो गुण है वो भी सेम टू सेम होना चाहिए, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगली मान्यता देखिए, कह रहे हैं कि उपभोग की जाने वाली वस्तु का जो मूल्य है वो भी एक समान होना चाहिए, उसमें भी किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम रोटी या कुछ भी ऐसा चीज उपभोग करने के लिए गए हुए होटल में और वहां पर हमने जो वो उसका एक इकाई लिया, तो उस समय उसका प्राइस बताया गया कि नहीं भाई इसका प्राइस जो है ना आपको 10 रुपए पड़ने वाला है एक इकाई का। लेकिन हमें जब एक से अधिक इकाई उपभोग करना है तो मैंने पूछा कि दूसरी इकाई के लिए कितना लोगे, तो ऐसा ना हो जाए कि पहली रोटी तो हमें 10 रुपए में मिल गया लेकिन दूसरी रोटी के लिए वो 15 रुपए डिमांड कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यानी कि जो वस्तु उपभोग किया जा रहा है उस वस्तु के मूल्य में कोई तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मूल्य को यहाँ पर स्थिर मान लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगली मान्यता क्या है, कह रहे हैं कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान रखिएगा कि उपभोक्ता का जो इनकम है यानी कि कंज्यूमर का जो इनकम है शुड नॉट चेंज, यानी कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी मान्यता है और इसके बाद दो मान्यताएं और है, यहां पर देख लीजिए। यहां पर 9वीं और 10वीं मान्यता क्या कह रहा है, ध्यान से, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 9। ठीक है, कि पूरक वस्तु, जैसे कि मान लीजिए कि रोटी का उपभोग आप किसी एक पूरक वस्तु को ले लिया आपने कि रोटी का उपभोग आपको दूध के साथ करना है या सब्जी के साथ उपभोग करना है, ये आपने तय कर लिया है। तो ये एक बार अगर आपने तय कर लिया कि 4 रोटी का उपभोग करना है और पहली रोटी अगर आपने दूध के साथ कंजम्पशन किया है तो चारों रोटियां भी आपको दूध के साथ ही उपभोग करना होगा। यानी कि पूरक वस्तु भी आपका नहीं बदलेगा और ना ही उसका मूल्य बदलेगा, क्योंकि अगर जब पूरक वस्तु को हम बदल देते हैं तो स्वाद में भिन्नता हो जाएगा, यानी कि गुणवत्ता परिवर्तन हो जाएगा। और जैसे कि इसके पहले वाली मान्यता में हमने देखा कि वस्तु के गुण में भी कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, तो वैसा ही यहां पर हम कह रहे हैं कि पूरक वस्तु परिवर्तन नहीं होना चाहिए और साथ साथ में उसका मूल्य भी नहीं बदलना चाहिए। मूल्य भी अगर स्थिर रहेगा तभी जाकर के सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। यहां पर देखिए अगली मान्यता, सबसे आखिरी मान्यता क्या है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है कि यह जो सिद्धांत है या फिर ये जो नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये किस पर आधारित है, तो कह रहे हैं कि उपयोगिता की गणनावाचक दृष्टिकोण यानी कि कार्डिनल मेजर्स या फिर कार्डिनल अप्रोच पर आधारित है। इस बात को मान करके चलता है यहां पर कि हम उपयोगिता जो प्राप्त कर रहे हैं वस्तु के उपभोग से, उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर गणना कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा ये जो गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत है ये दिया है प्रोफेसर मार्शल ने, जिनका पूरा नाम है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, नाम क्या है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने ही दिया था ये कार्डिनल अप्रोच या फिर गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण। इस बात को ध्यान रखिएगा। कब ये थ्योरी दिया हुआ था गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण, 1890 में जब इनका किताब पब्लिश हुआ था, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। किताब का नाम क्या था, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और वहीं पर जिक्र इन्होंने किया था गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण का। चलिए अब हम लोग इसमें बढ़ते हैं आगे, किस तरीके से अब हम लोग देख सकते हैं कि ये टेबल और डायग्राम में कैसा दिखेगा ये नियम, आइए समझते हैं। यहां पर पहले हम लोग तालिका लेंगे और फिर डायग्राम। तो तालिका में आपको क्या क्या लिखना है इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, तालिका लिखने से पहले या फिर डायग्राम बनाने से पहले एक लाइन आपको लिख लेना होता है, ये भी हम आपको बता देते हैं क्या लिखना होता है। देखिए
कह रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को निम्न तालिका और रेखा चित्र की सहायता से हम स्पष्ट कर सकते हैं। अब आपको पहले टेबल देना है, फिर डायग्राम, और जो टेबल में आप डेटा लेंगे वो किस आधार पर लेंगे, सारा वही मान्यता आपको ध्यान रखना होगा जो कि मैंने अभी बताया। 10 मान्यता हमने बताया है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लिए। यहां पर देखिएगा टेबल में किस तरीके से क्या लिखना है। सबसे पहले उपभोग की इकाई लिखना है ना। आप एक से अधिक इकाई का उपभोग करेंगे तो हमने यहाँ पर टोटल 7 इकाई उपभोग किया हुआ है, ले लिया है इस तरीके से। इधर हमने लिखा हुआ है सीमांत उपयोगिता, जिसको शॉर्ट में आप MU कहते हैं, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। इधर हमने क्या लिखा हुआ है, उपभोग की इकाई, जिसको हम N से डिनोट कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको Q से भी डिनोट कर सकते हैं, इसके जगह पर आप Q भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर देखिए हमने क्या कहा था पिछली वीडियो में ही कि अगर आप किसी भी वस्तु की पहली इकाई का उपभोग करते हैं और आपको लगता है कि हमारी लालसा या फिर हमारी इच्छा उस वस्तु के प्रति बहुत तेज है, तो आपको उस वक्त उपयोगिता ज्यादा प्राप्त होता है। यानी कि किसी भी वस्तु का जब आप पहली इकाई उपभोग करते हैं तो संतुष्टि आपको ज्यादा प्राप्त होता है। तो यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, हमने 16 ले लिया है, आप 20, 25, 50, 100 कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगली बार जैसे ही आप उसी वस्तु का दूसरी इकाई उपभोग करेंगे तो ये संतुष्टि स्तर जो आपने पहले लिया हुआ है अमाउंट ना, उसकी तुलना में थोड़ा कम लेना। हम यहाँ पर 16 लिए हुए हैं, तो अगली बार हम 15 या 14 या फिर 12, 10, 5 कुछ भी ऐसा लेंगे, लेकिन पहले की अपेक्षा कम लेंगे, क्योंकि जैसे ही आपने पहली इकाई का उपभोग किया था तो कुछ ना कुछ आपको संतुष्टि जरूर मिल गया था और इससे आप संतुष्ट हो गए थे, यानी कि कुछ हद तक आपका जो भूख है वो मिट गया था या फिर शांत हो गया था। ठीक है, अब अगर और भी ज्यादा भूख लगा हुआ है तो आप देखिए किस तरीके से आप अगली इकाई उपभोग करते हैं। तो दूसरी इकाई का जैसे ही आपने उपभोग किया, मान लीजिए, तो संतुष्टि स्तर पहले में तो 16 मिल रहा था, लेकिन दूसरे में क्या हो गया, 12, यानी कि अब घट गया। सीमांत उपयोगिता क्या हुआ, घट गया। इसी को हम लोग ह्रास कह रहे हैं, कमी। यहां पर देखिए अब फिर से हम उसी वस्तु की तीसरी इकाई अगर उपभोग करते हैं तो संतुष्टि स्तर यहां पर देखिए 8 हो जाता है। फिर से हम चौथी इकाई का उपभोग करते हैं तो संतुष्टि स्तर हमने यहाँ पर 4 ले लिया है, यानी कि यहां तक उपभोग करने से सीमांत उपयोगिता आपको धनात्मक मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। पहले 16 मिला, फिर 12, फिर 8, फिर 4, और यहां पर अब देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि आपको 4 रोटी का भूख लगा था, 4 रोटी आपने आसानी से उपभोग कर लिया, मम्मी ने आपको एक के बाद एक रोटियां उपभोग करवा दिया। अब चूंकि माँ तो माँ होती है भाई, है ना। यहां पर देखिए मम्मी ने क्या किया, अगली रोटी जो है ना फिर से आपको उपभोग करने के लिए कह दिया और आपने जबरदस्ती उपभोग भी कर लिया कि ठीक है मम्मी ने कहा है, बात को मान लेते हैं। लेकिन उससे आपको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, कोई विशेष संतुष्टि यहां पर प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि जितना आपको कुल उपयोगिता पहले मिल रहा था, कुल उपयोगिता की बात कर रहे हैं, यानी कि यहां तक देखिए जब आप 4 रोटी का उपभोग कर चुके थे तो आपका कुल उपयोगिता कितना हो चुका था, तो पहले से मिला था 16, दूसरे पर टोटल कितना हो जाएगा 28, चूंकि 16 और 12 28, 28 और 8 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 36, 36 और 4 जोड़ लीजिए 40। यानी कि जब आप 4 रोटी का उपभोग कर चुके थे तो उस समय जो आपका टोटल यूटिलिटी है या फिर कुल उपयोगिता है वो 40 हो चुका था। लेकिन जैसे मम्मी ने 5वीं इकाई उपभोग करने के लिए कहा, आपने उपभोग भी कर लिया, लेकिन संतुष्टि आप देखेंगे तो 0 प्राप्त हुआ है। और मम्मी से आपने कहा कि मम्मी कोई फायदा नहीं, ज्यादा उपभोग करवाने से मेरा मन नहीं कर रहा, इससे ज्यादा हम उपभोग तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, अब तो हमें सोने का मन कर रहा, आराम करने का मन रहा है। देखो यहाँ पर रेस्ट पॉइंट है, यानी कि 0 है, तो इसका मतलब है कि अब हमें इससे ज्यादा उपभोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, वैसे तो आपको यहीं तक उपभोग करना चाहिए, लेकिन चूंकि आपको जबरदस्ती उपभोग करवाया गया है तो आप मैक्सिमम यहां तक उपभोग कर सकते हैं 5वीं इकाई तक। अगर इसके बावजूद भी मम्मी कहती कि नहीं, बड़ा नौटंकी करता है खाने पीने में, एक और रोटी कम से कम उपभोग कर लो, है ना, बड़ा जो है सुनते रहते हैं तुम्हारा, तो यहां पर देखिए अगर आपने एक और इकाई का उपभोग कर लिया है तो संतुष्टि स्तर में क्या हो जाएगा, वृद्धि के बजाय कमी हो जाएगा, क्योंकि सीमांत उपयोगिता इधर देखिए नेगेटिव मिल चुका है, यानी कि ऋणात्मक मिल चुका है। ये कितना है, -4, और इसकी वजह से क्या हुआ, जितना आपने कुल उपयोगिता पहले प्राप्त किया था कुल 5 इकाई से या फिर 4 इकाई से, वो भी संतुष्टि स्तर घट करके अब जो है वो केवल 36 रह गया है, यानी कि कुल उपयोगिता बढ़ने के बजाय घटने लगा है। और इसका जिक्र मैंने पिछली वीडियो में भी किया हुआ था, जाकर के पिछली वीडियो को आप जरूर एक बार देखिएगा, कंसेप्ट आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब यहां पर देखिए आखिरी में अगर हम जबरदस्ती कहें कि नहीं, है ना,
अब तो यहाँ पर गले में जलन या फिर ऐसा कुछ शिकायत होने लगा था। मम्मी ने हालांकि जबरदस्ती फिर से उपभोग करने के लिए कह दिया है। अब क्या होगा, हो सकता है कि सीने में जलन के बजाय अब उल्टी का शिकायत भी हो जाए और अब कहो कि नहीं मम्मी अब इससे ज्यादा तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहां पर देखिए फिर से आपको ऋणात्मक उपयोगिता मिला है और पहले जो 36 मिल रहा था वो भी आप घट करके कितना रह जाएगा, यहां पर 28 यानी कि 28 यूटिल उपयोगिता रह गया है, जो कि पहले 36 था। उससे भी पहले तो 40 था, यानी कि सबसे ज्यादा उपयोगिता कितना है 40। उससे ज्यादा तो उपयोगिता कभी भी प्राप्त आपको हुआ ही नहीं है। कुल उपयोगिता यहाँ पर 40 सबसे अधिकतम है और उसी वक्त सीमांत उपयोगिता आप देखेंगे तो शून्य हो चुका है, जिसका रिलेशन मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब देखिए यहां पर टेबल को एक बार आप देख लीजिए कि किस तरीके से उपभोग की इकाई लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उपभोग किया गया है। और जैसे जैसे ज्यादा इकाइयों का उपभोग किया गया, सीमांत उपयोगिता देखिए 16 से 12, 12 से 8, 8 से 4, 4 से 0, यहाँ पर शून्य, शून्य के बाद -4 और उसके बाद माइनस में 8। क्या हुआ, यानी कि सीमांत उपयोगिता लगातार सिर्फ घटते चला गया, कभी तो बढ़ा ही नहीं। हालांकि 3 अलग अलग स्थितियों में सीमांत उपयोगिता मिल रहा है, कभी तो पॉजिटिव है, कभी शून्य है, तो कभी नेगेटिव भी है, लेकिन सीमांत उपयोगिता लगातार क्या हुआ, सिर्फ घटते चला गया। समझ आ गया होगा। अब चलिए इसी बात को हम लोग देखते हैं अब डायग्राम में कि किस तरीके से हम लोग रेखा चित्र की मदद से इसको समझ सकते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। यहां पर देखिए एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। अब आपने टेबल चूंकि देखा हुआ है कि शून्य के बाद एक, एक के बाद दो, दो, 3, 4, 5, 6, 7, जितनी रोटियां आपने लिया था या फिर जितनी उपभोग आपने किया था उन सभी इकाइयों को एक्स एक्सिस पर ले लेंगे। इसी को बोलते हैं उपभोग की इकाइयां, जिसको आप एन से डिनोट करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए। वाई एक्सिस पर आप क्या लिखते हैं, सीमांत उपयोगिता को, ठीक है, जो कि आपने टेबल में भी देखा। पहले कितना था, देखो पहली रोटी जब आपने उपभोग किया था तो उस वक्त 16 यूटिल उपयोगिता मिला था, यानी कि यहां पर ये पॉइंट बन जाता है। पहली रोटी के उपभोग से सीमांत उपयोगिता 16 है, दूसरी रोटी के उपभोग से सीमांत उपयोगिता 12 है, तीसरी रोटी के उपभोग से सीमांत उपयोगिता देखिए 8 हो गया है, चौथी रोटी के उपभोग से सीमांत उपयोगिता 4 हो गया है और यहाँ पर पांचवी रोटी के उपभोग से सीमांत उपयोगिता 0 हो गया है। तो आपने क्या देखा, पहले सीमांत उपयोगिता यहाँ पर 16 था, फिर 12, फिर 8, फिर 4 और यहाँ पर 0। इसके बावजूद भी अगर हम लोगों ने उपभोग किया था तो यहाँ पर देखिए छठी इकाई पर यह सीमांत उपयोगिता कितना हो चुका है, -4। सातवीं इकाई पर कितना हो चुका है, -8। समझ गए, यानी कि लगातार जो है सीमांत उपयोगिता सिर्फ घटते चला गया, घटते चला गया, घटते चला गया। इसी को दरअसल हम लोग कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। और यहां पर देखिए ये जो हमने अभी लाइन खींचा ये है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की रेखा, ठीक है। तो यहां से तो ये डायग्राम भी समझ आ गया होगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहां पर एक बार हम डायग्राम को फ्रेश कर देते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए कि किस तरीके से हमने जो है डायग्राम को तैयार किया हुआ है। एक्स एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर क्या है, और इसी तरीके से फिर हम लोग दोनों को जो है किस तरीके से कॉम्बिनेशन बना करके इसको दिखाए हुए हैं और लाइन खींचे हुए हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्या है, उपभोग की इकाइयां, वाई एक्सिस पर क्या है, सीमांत उपयोगिता, है ना। तो इस तरीके से आपने जो उपभोग की इकाई और सीमांत उपयोगिता को मिलाया है उससे आपका ये लाइन बना हुआ है, जिसको हम मार्जिनल यूटिलिटी लाइन कह सकते हैं या फिर सीमांत उपयोगिता की रेखा कह सकते हैं। अब यहां पर देखिए आपको एक्सप्लेन करना होगा किस तरीके से कि तालिका और रेखा चित्र में आपको क्या दिखा, क्या चीज आपने देखा भाई। तो उसी चीज को आपको यहाँ पर लाइन बाय लाइन बताना है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि ऊपर की तालिका और रेखा चित्र से बात स्पष्ट है कि पहली इकाई से हमें जो है कितनी उपयोगिता मिल रही है, दूसरे से कितना, ये सब आपको बताना है। यहां पर देखिए कह रहे हैं कि ऊपर की तालिका एवं रेखा चित्र से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता को वस्तु की पहली इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता कितना मिल रहा है, 16 यूटिल मिल रहा है। दूसरी इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता कितना मिल रहा है, 12 यूटिल मिल रहा है। तीसरी इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता 8 यूटिल प्राप्त हो रहा है। चौथी इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता देखिए यहाँ पर 4 यूटिल प्राप्त हो रहा है। यानी कि लगातार आपने क्या देखा, सीमांत उपयोगिता सिर्फ और सिर्फ घटते चला जा रहा है। यहाँ पर इसी तरीके से अगर पांचवी इकाई का उपभोग करता है उपभोक्ता तो उसको 0 उपयोगिता प्राप्त होता है,
यानी कि यहां तक उपभोग तो ठीक था, लेकिन अगर इसके बावजूद भी उपभोग किया जाता है उपभोक्ता के द्वारा कि उसी वस्तु की और भी इकाई उपभोग कर रहा है, तो सीमांत उपयोगिता अब बढ़ेगा नहीं। वैसे तो लगातार घट ही रहा था, लेकिन अब सीमांत उपयोगिता शून्य होने के बाद ऋणात्मक हो जाता है। देखिए कैसे कह रहे हैं कि यदि उपभोक्ता छठी तथा सातवीं इकाई का उपभोग करता है तो उसे कितना उपयोगिता मिलेगा, -4 और कितना -8। ठीक है, जिसका जिक्र आगे नेक्स्ट पेज में किया हुआ है, यहां पर देख लीजिएगा। हाँ, इस पेज में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पर ध्यान दीजिए। सीमांत उपयोगिता कितना दिखा, छठी इकाई से -4 और सातवीं इकाई से -8। ये सीमांत उपयोगिता लगातार क्या होते चला गया, सिर्फ घटते चला गया। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक उपभोक्ता जैसे जैसे किसी एक ही तरह की वस्तु को अतिरिक्त इकाई उसका उपभोग करते चला जाता है, तो वस्तु की अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार घटते चली जाती है, क्रमशः कम होती चली जाती है। इसे ही हम लोग सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम कहते हैं, या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो कंप्लीट ये हमने आपको थ्योरी बता दिया है, किस तरीके से इसमें जो वो टेबल और डायग्राम को लिया गया, ये भी मैंने आपको समझा दिया। मैंने इस वीडियो में बीच बीच में बहुत सारा जिक्र किया कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, तो जाकर के आप एक बार पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और वहां पर आपको एक कंसेप्ट पूरी डिटेल में मिल जाएगा, जो कि 3rd क्लास हमने किया हुआ था। ठीक है, तीसरा क्लास, तो वो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है। साथ में ही आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, वहां पर आपको PDF स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं। और फिर से हम मिलते हैं अगली वीडियो अपडेट के साथ। आज रखते हैं इतना ही। जय हिंद।